साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक अध्याय जो है पढ़ने जा रहे हैं। ये अध्याय जुड़ा हुआ है सेक्शन 413 BNSS से। साथियों बात की शुरुआत करूँ, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है उससे आपको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। इस मामले में एक गुरु जो है कोर्ट पहुँचता है। उसका कहना यह था कि मेरा जो शिष्य है, जो कि एक सफल बिजनेसमैन है, इसने मेरे को ठगा, क्योंकि इसके रिलेशनशिप जो है बचपन से मेरे साथ अच्छे थे। मैंने इसको पढ़ाया भी, लिखाया भी और अल्टीमेटली मैंने इसको एक अच्छा सफल बिजनेसमैन जो है बनने में योगदान दिया। ये मेरे पास में आता है, गुरुजी मेरी हेल्प करो, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा भाई क्या चाहिए? तो उसने कहा भाई बैंक से लोन लूँगा, तो आपका कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मेरी हेल्प कर सके मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो जब सलाह हो गई तो जो कंसर्न बैंक था उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी पे जो है एक हाइपोथिकेशन क्रिएट किया। जो कंसर्न गुरुजी हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है दे दी एज सिक्योरिटी। बाद में गुरुजी को मालूम पड़ता है कि चेला जो है धोखा दे गया मेरे को। चेले ने क्या करा कि जो बैंक वाले थे उनसे बिलावक्ती करी। मुझे एज अ श्योरिटी क्रिएट करने की बजाय मुझे बना दिया प्रिंसिपल बोरोवर और मेरे नाम पर जो है लोन उठा लिया और उस लोन को जो है तेज़ी से विड्रॉ करते गए। जब ये लोन नहीं चुका तो बैंक वाले, तब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि मैं तो प्रिंसिपल बोरोवर हूँ, श्योरिटी नहीं हूँ। मैं लोन नहीं चुका पाया, मेरी प्रॉपर्टी को कुड़क किया गया, उसको बेच दिया गया। तो अल्टीमेटली एक गलत तरीके से मेरी प्रॉपर्टी को जो है इन लोगों ने मिसएप्रोप्रिएट किया, मुझे इकोनॉमिक डिसएडवांटेज कॉज किया। अल्टीमेटली मेरे पास राइट है लड़ने का केस को और राइट है फर्दर प्रोसीड करने का। ये तर्क था गुरुजी का। साथियों यही तर्क लेके जो है गुरुजी प्रोसीड हुए इस केस में। अल्टीमेटली गुरुजी जो है इस केस को हार गए। क्लियर है? फिर गुरुजी गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। उनका कहना यह था कि इस केस में जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट था CBI का स्पेशल कोर्ट, उसने गलत तरीके से मैटर को प्रोसीड किया है। जो मटेरियल एविडेंस थी उसको एवेल्यूट नहीं किया। अल्टीमेटली मेरे साथ जो है जास्ती हुई है। अगर अब मुझे नहीं सुना गया प्रॉपर तरीके से या मेरी एविडेंसेस को प्रॉपरली एवेल्यूट नहीं किया गया तो अल्टीमेटली मुझे न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलना एक अधिकार है मेरा कानूनन, और मैं चूँकि वृद्ध हूँ, अगर मुझे अब न्याय नहीं मिला तो कब न्याय मिलेगा? तो इनकी पिटिशन पे जो है नोटिस जारी कर दिए गए अपोजिट पार्टी को। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अपोजिट पार्टी अपीयर होती है तो वो इस केस को लड़ने के बजाय टेक्निकल बिंदु पे जो है अटैक शुरू करती है। अपोजिट पार्टी यहाँ पर एक अर्जी जो है दाखिल करती है और कहती है कि ये अपील चलने योग्य नहीं है। तो क्या तर्क था, ये शुरुआत कैसे हुई, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना होगा विक्टिम को और सेक्शन 413 BNSS को, जो कि एक राइट देता है कंसर्न विक्टिम को टू फाइल एन अपील। क्या कहता है 413 BNSS का? नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, कि कोई भी अपील जो है लाई नहीं करेगी अगेंस्ट जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कि जब तक संहिता में प्रोविजन नहीं है, कोई विशिष्ट लॉ अगर गवर्न कर रहा है सब्जेक्ट को, उसमें प्रोविजन नहीं है, तब तक अपील जो है लाई नहीं करेगी। प्रोवाइडेड दैट विक्टिम का भी जो है राइट है टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय कोर्ट एक्विटिंग द अक्यूज, कि जहाँ पर अक्यूज को कोर्ट जो है एक्विट करता है तो उसके अगेंस्ट विक्टिम जो है अपील लेके आ सकता है और ये मैटर ऑफ राइट है। दूसरी बात है कि उसको कन्विट तो कर दिया बट लेसर ऑफेंस है तब अपील लेके आ सकता है। ये इम्पोज कर दिया कंपनसेशन पर, ये कंपनसेशन का जो ऑर्डर है वो इनएडिक्वेट है तो वहाँ पर अपील लेके आ सकता है। बट सच अपील शेल लाई टू कोर्ट टू विच एन अपील ऑर्डर लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच कोर्ट, कि जिस कोर्ट में यूजुअली अपील लाई करती है इस तरह कन्विक्शन में, तो वहाँ पर जो है ये दाखिल कर सकता है अपने मत को। क्लियर हो गया आपको? तो अल्टीमेटली इस मत के साथ जो है ये हाई कोर्ट गया था। क्लियर है? और इसने विक्टिम की परिभाषा को भी जो है सस्टेन किया कोर्ट के अंदर। अब विक्टिम की परिभाषा क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए कि विक्टिम शब्द को जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज Y BNSS में। विक्टिम का मतलब क्या है कि एनी पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इंक्लूड द गार्जियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। तो कुल मिला कोई भी लॉस है या कोई भी इंजरी जो है जो कॉज्ड हुई है कंसेंट व्यक्ति को बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज, तो एक्ट और ओमिशन को जो है यहाँ पर लिखा गया है। दूसरी बात, लॉस और इंजरी जो है इम्पेरेटिव होनी चाहिए। और तीसरी बात, उस विक्टिम में उसके लीगल हेयर या गार्जियन भी जो है इन्वॉल्व होंगे, इस बात को भी जो है यहाँ पर लिखा गया है। अब मेन बात है कि इंजरी किस तरह की हो। इंजरी को समझने के लिए हमें इस जजमेंट को जो है दोबारा देखना होगा, जिसमें लिखा गया है कि इंजरी का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, मेंटल ट्रॉमा या फिजिकल इंजरी। तो इनका कहना यह था कि चूंकि इस कृत्य से मेरा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, मेरी प्रॉपर्टी चली गई, तो मुझे इकोनॉमिक डिसएडवांटेज हुआ है, तो मैं विक्टिम हूँ। क्लियर है? पर जो कंसर्न रेस्पोंडेंट था उसका कहना यह था कि ये जो तर्क दिए गुरुजी ने, इस बार गुरुजी गलत है, क्योंकि ये इस केस के विक्टिम है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इस मैटर को रिपोर्ट किया कंसर्न ब्रांच मैनेजर को।
उन्होंने मैटर की जांच करी, एक कंप्लेंट तैयार करी, वो कंप्लेंट दी उन्होंने सीबीआई को, उस पर सीबीआई ने एक्ट अपॉन किया और फाइनली जो है प्रोसीड किया, जिस कारण ये एक विटनेस है इस केस में, विक्टिम नहीं है, कंप्लेनेंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि देयर शुड बी द लॉस और इंजरी विच मस्ट बी द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंटल। अगर वो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंटल है या उसका प्रॉक्सी रिजल्ट नहीं है तो इस सिनेरियो में ये किसी भी रूप में उस कंसर्न व्यक्ति को विक्टिम कैटेगरी में लेके नहीं आएगा। इनका कहना यह था कि जो कंसर्न विक्टिम है वो सही बात बता ही नहीं पाया कोर्ट को। यहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है या विक्टिम है वो इस केस का विक्टिम इसलिए नहीं है क्योंकि उसने खुद इस बात को माना कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी रखी है गिरवी। हाँ, इस बात में कंट्रोवर्सी है कि वो प्रिंसिपल बोरोवर था या श्योरिटी था। वो कहता है कि मैं श्योरिटी था, प्रिंसिपल बोरोवर नहीं था। अगर मान लीजिए किसी लोन को आपने बैंक से लिया, आप नहीं चुकाते हैं तो लोन कौन चुकाएगा? कंसर्न श्योरिटी। क्लियर है? अब श्योरिटी बाद में रिकवर कर सकता है आपसे वो पैसा, बट इंसेप्शन पे अगर जो बोरोवर है वो फेलियर हो गया तो अमाउंट कौन देगा? श्योरिटी। तो यहाँ पर वो खुद मानते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी रखी गिरवी, एज श्योरिटी रखी है, तो उनसे अगर रिकवरी हो भी गई तो क्या लॉस उनको हो गया? क्लियर है? तो कुल मिला के जहाँ पर इस तरह की एविडेंसेस है कि डायरेक्ट लॉस नहीं हुआ है, इनडायरेक्ट लॉस है, और लॉस भी क्या है, उनकी जिम्मेदारी थी कानूनन कि उनको जो है ये लॉस फुलफिल करना था इन केस प्रिंसिपल बोरोवर फेलियर हो रहा था। तो इस सिनेरियो में उन्हें किसी भी रूप में विक्टिम या कंप्लेनेंट जो है नहीं कर सकता। बेसिकली इट इज सिविल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। तो जो व्यक्ति विटनेस है वो किसी भी रूप में जो है विक्टिम या परिवादी नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इस मैटर को उन्होंने रिपोर्ट किया ब्रांच मैनेजर को, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, रिपोर्ट किया सीबीआई को। तो ऐसे सिनेरियो में जो विक्टिम की परिभाषा है जो मैंने अभी पढ़ी भी आपको, उसमें ये कवर नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसका केस ये था कि जो अक्यूज नंबर 1 और 2 हैं ये भी इन्वॉल्व हैं इस पूरे क्राइम में। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी हैच करी है, ये ऑफिशियल है एसबीआई के विद अक्यूज नंबर 3 जो कि मेरा स्टूडेंट है। तो उस कंसर्न प्रॉपर्टी पर जो लोन था उसके लिमिट्स को गलत सलत तरीके से बढ़ाया गया। लिमिट को जो बियॉन्ड सिनेरियो था उससे भी आगे ले जाकर इस तरह की परमिशन दी गई कंसर्न अक्यूज नंबर 3 को कि वो इजीली जो है कैश विड्रॉ कर सके, जिस कारण लाइबिलिटी जो है बढ़ती गई और इतनी बढ़ गई कि मेरी प्रॉपर्टी जो है चली गई मेरे हाथ से। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी लॉस यहाँ पर हुआ है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंटल नहीं है, क्योंकि आप खुद ये मानते हो कि आप श्योरिटी हो, आप खुद ये मानते हो कि अगर नहीं चुकाएगा प्रिंसिपल बोरोवर तो हम चुकाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप विक्टिम में नहीं हो, आपको डायरेक्ट लॉस नहीं हुआ है और आपकी लाइबिलिटी बनती है, तो ऐसी स्थिति में ये अपील जो है मेंटेनेबल नहीं है। तो कोर्ट ने वहाँ पर सेक्शन 413B एंड SS की लाइट में, सेक्शन 2 सब क्लॉज बाय B एंड SS की लाइट में अपील को जो है रिजेक्ट कर दिया। तो डिफेंस एंगल से ये अच्छा टॉपिक है। अगर जब भी आपके खिलाफ अपील आ रही है तो सबसे पहले अश्योर कर लो कि जो अपील लेके आ रहा है कि वो कौन है। अगर वो विक्टिम नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में वो सेक्शन 413B एंड SS की लाइट में अपील दाखिल नहीं कर सकता है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है, आपको सेक्शन 2 सब क्लॉज बाय B एंड SS का जो है पढ़ना होगा। अगर उस कैटेगरी में वो नहीं है देन वी कुड हैव द इजी बेनिफिट, और इस रूलिंग की लाइट में भी जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो वापस से मैं क्रेडेंशियल रिपीट करना चाहूँगा इन शॉर्ट कि जो जजमेंट है वो है केरला हाई कोर्ट का 9 अक्टूबर 24 का है। डॉक्टर जैकब बनाम स्टेट ऑफ केरला इसका साइटेशन है, और इसमें लॉ पॉइंट यही है कि विक्टिम हैज़ राइट to bring appeal before the court of law against order of acquittal और inadequate compensation। और जहाँ पर वो अपील दाखिल करेगा ये वो कोर्ट है जहाँ पर यूजुअल जो है अपील लाई करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ही मस्ट बी द विक्टिम और देयर मस्ट बी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हिम। अगर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है तो वो केस नहीं चलेगा। चौथी बात है कि जो भी इम्पैक्टफुल पोजीशन बता रहा है उसमें वो क्राइम दिखना चाहिए। अगर क्राइम नहीं दिख रहा है तब भी वो राइट जो है नहीं पा पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वो स्टोरी लेके आ रहा है उसमें उसको सही फैक्ट जो है कन्वे करने होंगे। अगर इस तरह जिगजैग करेगा, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करेगा, तो वहाँ पर डेफिनेट डिफेंस जो है बेनिफिट लेके जाएगा ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको जो है सेक्शन 413B एंड SS के बारे में इनलाइटन करेगा, और अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो ये जजमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं फिर अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।